तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स का पीओआई को डिस्कस कर रहे हैं एक बार। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा बेसिक्स याद है आप लोगों को, रिसेंटली ही पढ़ाया था। देखो इसको देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत पड़े तो डिटेल में करेंगे, बाकी आसान हुआ तो आप लोग खुद ही आंसर बता देना। पहला वाला बताओ, if A is a square matrix of order 3 and determinant A equals to -2, then determinant of adjoint A is equals to, क्या बोल रहे हो चोर? और रीजन क्या होगा देखो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता था, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3, तो n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। डिटरमिनेंट ए का खुद का वैल्यू है -2, ऊपर में स्क्वायर लगाया तो मिला कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो, क्या हीरो 0, वाई 0, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, सेम रो सेम कॉलम का अगर एलिमेंट ली और उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो डिटरमिनेंट ए, और किसी और से मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो 0। इसमें यू कैन सी कि A12, A22, A32 इन तीनों में ये 2 2 2 कॉमन है, और 2 2 2 कौन से पोजीशन पे लिखा हुआ है, कॉलम वाले पोजीशन पे लिखा हुआ है, मतलब एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, सेकंड कॉलम। एंड इफ यू सी द कोफैक्टर्स तो 1 3 2 3 और 3 3 दे आर कमिंग फ्रॉम थर्ड कॉलम। तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिया, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो ये तो पक्का क्या होना चाहिए 0। अगला देखो, if two square matrices A and B are such that determinant AB is equals to 12 and determinant B equals to 4, then the value of determinant E is। तो देखो इसमें कुछ आइडियाज ऐसा होगा जो क्लास में हमने डिस्कस नहीं कर रखा है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। हालांकि इस साल के लिए प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट डिलीटेड है पूरा का पूरा, स्टिल लेकिन इट इज ऑलवेज सेफ कि आप इन सबको प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देयर इज अ प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब देखो कि डिटरमिनेंट ए बी का आंसर कितना दिया आपको 12, डिटरमिनेंट बी का आंसर आपको दिया है -4, और यहाँ पर इंटू में क्या रहेगा आपके पास में डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके लिए -3। चलेगा मेरे ख्याल में। अगला देखो, ये ठीक है ना, समझाना है कि हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला। इसका ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा आपके लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगला देखो, इफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स बाय क्रेमर्स रूल वी गेट दिस। अब इसको देख के फिर से परेशान मत होना कि सर ये तो कभी दिखाया नहीं आपने। हम लेते थे डी, फिर क्या लेते थे बताओ, dx, फिर dy, फिर dz। इसी को इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z। तो डी की जगह डेल्टा सिंबल यूज किया, बाकी लॉजिक सारा का सारा सेम है। तो बोलो क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में हाँ, नो सोल्यूशन। क्यों कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया और न्यूमरेटर में से एटलीस्ट एक आदमी नॉन जीरो, तो सोल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं फिर, इसलिए क्या हो जाएगा आपके लिए नो सोल्यूशन। देखो इसको, चलेगा। अब लोग ना पैनिक कर जाते हैं ये इक्वेशन देके, अरे सर P1 P2 P3 ये सब तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। एक्चुअली में हम सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड में, ये सेम ही है, एक्स के जगह पर P1 आ गया है, वाई के जगह पर P2 और जेड की जगह पर क्या आ गया P3। बाकी बोल दिया है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब क्या लगाना है आपको, मार्टिन्स मेथड। अब चाह के भी क्रेमर्स रूल इसमें नहीं लगा पाओगे। अब मार्टिन्स मेथड के लिए आपको 3 मैट्रिक्स बनाना होता था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और क्या, वेरिएबल मैट्रिक्स और क्या, कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 3 2 2 2 3 2। वेरिएबल मैट्रिक्स P1 नीचे P2 नीचे P3, और कांस्टेंट मैट्रिक्स 85 105 और 110। बाकी प्रोसेस लगाओ, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखो, if A and B are square matrices each of order 3 such that determinant A equals to -1, determinant B equals to 3, what is the value of determinant CAB। देखो इसमें मैं 4-5 स्टार मार रहा हूँ, लोग ना बहुत समझाने के बाद में बेवकूफी करके आते हैं, ठीक है भाई समझो। 3 जो अंदर जा रखा है, तो 3 तो डिटरमिनेंट नहीं है ना, वो तो नंबर है, तो वो तो मैट्रिक्स में जा रहा है, डिटरमिनेंट से निकल रहा है। तो जितना लाइन रहेगा उसके पास में, रोज को देखो चाहे कॉलम्स को देखो, तो जितना रोज है उतने बार बाहर आएगा, ये जितना कॉलम है उतने बार बाहर आएगा। कितना रो ये कितना कॉलम है, थर्ड ऑर्डर का, तो ये 3 जब बाहर आएगा तो ये खुद ही अपने आप में डिटरमिनेंट से बाहर आते समय 3 पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो वो टूट जाएगा आपके लिए डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी में। फिर इसका आंसर हो गया 27, डिटरमिनेंट ए का आंसर -1 और डिटरमिनेंट बी का आंसर 3।
तो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल में माइनस ऑफ 80, तो डी आपका राइट चलेगा मेरे ख्याल में। ये वाले में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप लोग कर लेना खुद से, मतलब डिटरमिनेंट ब्रेक कर देना इसको, फिर कोई एक इक्वेशन कुछ आ जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलेगा, बढ़ो आगे। फिर नेक्स्ट है ये वाला, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। देखो कितना आसान सा चीज पूछा है, वो भी टू वेरिएबल में ही है, तो मैट्रिसेस वगैरह भी एकदम सिंपल सिंपल बनेगा। फिर उसके बाद में डिटरमाइन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0, सॉल्व करोगे तो आपका एक्स आ जाएगा। अगला देखो, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, हेंस शो दैट ए इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो ए का इनवर्स तो एकदम आराम से कैसे बताऊं, पहले डिटरमिनेंट ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए भी शॉर्टकट ही यूज कर लेना कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेना, उसका ट्रांसपोज कर देना, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, यू विल गेट योर ए इनवर्स। जो भी ए इनवर्स मिला होगा आपको, ए इंटू ए इनवर्स करके आपको क्या मिल जाएगा, अपना आई। चलें आगे। फिर इसके अंदर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स, ये वाला। अब इसमें भी मेरे ख्याल में कुछ बोलने का है नहीं, क्या क्या बनाओगे बोलो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद में है ये वाला, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, तो पॉइंट्स अगर आपका कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। चलें आगे। नेक्स्ट है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 144, देन डिटरमिनेंट ए इज प्लस माइनस 12। एंड रीजन में दिया है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। तो मेरे ख्याल में ए ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ये भी ट्रू है अपने आप में और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को अगर आप रिप्लेस करोगे डिटरमिनेंट ए से, तो सिंस ये ऑर्डर 3 का है, इसीलिए इसके जगह पर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। स्क्वायर जब शिफ्ट करोगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 144, जो कि आपको आंसर क्या दे देगा, प्लस माइनस 2। तो दोनों करेक्ट है और नीचे वाला ऊपर वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर अगला आ जाएगा, देखो ऐसा, इसमें कुछ खास नहीं है, वो जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था उसी का केस स्टडी बना के दे दिया। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज फॉर गिविंग अवार्ड्स एंड were divided into 3 groups. First group comprises of students who are hard workers, second group honest, and third वाला है law abiding students. And the third group contains, अच्छा नहीं सॉरी, सेकेंड वाले में ये पूरा दोनों क्वालिटी होना चाहिए और थर्ड वाले में विजिलेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ कुछ बोल रहा है कि डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एडेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकंड ग्रुप गिव्स 13, while combined strength of first and second group is 4 times that of third group. Assume that x, y and z denote the number of students in first, second and third group respectively. Based on the above information, answer the following question. लंबा चौड़ा कहानी बता दिया आपने। फिर पहले क्या बोल रहे हैं, देखो कि राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द अबव डिस्क्राइब्ड सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में सारा बच्चा मिला है कितना है, 10। पहले ग्रुप में कितना जाना है x, दूसरे में कितना जाना है y, तीसरे में कितना जाना है z। इन सारा मिला के तो वही 10 बच्चा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन आप देख सकते हो यहां से कि डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एडेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द सेकंड ग्रुप गिव्स 13। फर्स्ट ग्रुप में x, सेकंड ग्रुप में y, x प्लस x नहीं सॉरी, डबल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। फिर उसके बाद में कि कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि x प्लस y इज 4 टाइम्स दैट ऑफ थर्ड यानी कि इक्वल्स टू 4z। और यहां से फिर से 3 इक्वेशन और आगे देखो, राइट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ए, वो तो इसको लिखने के बाद में मिल जाएगा अब। और फिर है सी में कि राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। आई विल से कि ये वाला इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, कोफैक्टर्स ढूंढना है आप, चलेगा। हाँ, इसमें वही उसी पे मैं आ रहा हूँ कि अगर मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स से पूछ रखा है आपसे, तो उसमें फिर शॉर्टकट मत लगा, उसमें फिर ईमानदारी से नहीं मत लगाना, 2 मार्क दे रहा ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें थोड़ा ईमानदारी से कर देना कि हर एक का कोफैक्टर निकाल निकाल के आप दिखा देना, ठीक है, और फिर उसके बाद में छोड़ देना। एडजॉइंट तो पूछा नहीं तो ट्रांसपोज नहीं करना है यहाँ, चलेगा मेरे ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ अ वेलफेयर क्लब डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से x फॉर सिंसियरिटी, y फॉर सेल्फलेसली एंड z फॉर सम अदर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। सम ऑफ अवार्डीज इज 12 3 टाइम्स। मेरे ख्याल में बकवास है, पढ़ लोगे हो जाएगा खुद से आपसे, ठीक है ना, नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं इसको। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन सी है मेरे ख्याल में। इसको देखो,
अब ये वाला क्या है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है ना। यानी प्रॉपर्टी इस साल तो आपके सिलेबस से पूरा ही हट गया है, ठीक है। तो इस साल आप तो इसको क्या करना है कि मतलब प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर लेना, जैसे डिटरमिनेंट हम ब्रेक कर, और फिर कोई ना कोई आंसर आपका मैच हो रहा हो, ठीक है। प्रॉपर्टी पता रहने से देर इज द वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा मतलब बिना मेहनत की, ठीक है। इन्हें भी प्रॉपर्टी तो पढ़ाया नहीं आपको, तो आप डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन कर दे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यूजिंग क्रेमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कोई खास बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे आप 4-5 स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले एक बार। देखो ये फोटो देख के जितना कॉमेडी लग रहा है ना, इक्वेशन फ्रेमिंग इसका उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये कह रहा है बेसिकली, इफ देयर आर 8 चिल्ड्रन लेस एवरीवन गेट्स ₹10 मोर, एंड हाउएवर इफ देयर आर 16 चिल्ड्रन मोर एवरीवन गेट्स ₹10 लेस। अब इसमें है क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, ध्यान से सुनते जाना, हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर मैं x मानूं और मनी गिवन टू ईच वन ऑफ देम उसको अगर मैं y मानूं, तो टोटल नंबर ऑफ मनी वेस्टेड ऑन दिस बर्थडे वो कितना हो जाएगा। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गेस्ट बोल दो, स्टूडेंट बोल दो कि कितना लोग पार्टी में आया, और y क्या है, हर एक को घर जाते समय कितना रुपया मिला, टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ, x इंटू वाई। अभी क्या है कि जो टोटल खर्चा करने के लिए पैसा है ना, टोटल पैसा वो फिक्स रहेगा। फिर ये बोलता है कि 8 बच्चा अगर कम हो गया ना, तो हर एक को रिटर्न गिफ्ट में 10 रुपया ज्यादा करके मिलेगा, और अगर 16 बच्चा ज्यादा हो गया तो हर एक को रिटर्न गिफ्ट में 10 रुपया कम करके मिलेगा। अभी यहाँ के हिसाब से टोटल मनी, ठीक है, वो हो जाएगा x इंटू वाई। पहले कंडीशन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो क्या होगा बोलो, 8 बच्चा कम आया और हर एक को 10 रुपया करके ज्यादा मिला, तो टोटल मनी इतना हो जाएगा। ये भी टोटल मनी है वेस्टेड इन द पार्टी, और ये भी टोटल मनी है वेस्टेड इन द पार्टी, तो इक्वल्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई प्लस आई थिंक 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। दोनों में से एक्स वाई मेरे ख्याल में गॉन, सो यू विल गेट 10x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सेकेंड वाले में भी आपको क्या करना है कि x माइनस माइनस नहीं सॉरी, क्या होगा बताओ, x प्लस 16 होल थिंग इनटू क्या, y माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स वाई। इसको भी सिंप्लीफाई करने से एक और इक्वेशन आ जाएगा, और वहां से फिर क्या कि आप सॉल्व करेंगे। हालांकि इक्वेशंस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में डायरेक्टली ना ये चीज स्ट्राइक नहीं कर, ये चीज आपको पता होना चाहिए, चलेगा मेरे ख्याल में। तो पहला क्वेश्चन देखो, राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई फॉर्म फ्रॉम द गिवन सिचुएशन। इसमें से एक पार्ट ऑब्वियसली ये वाला है, इसको सॉल्व करने से आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड अबव इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट, ये वाला कर ही लेते हैं इसको। क्या आएगा बताओ, तो एक्स वाई कट गया, फिर मेरे ख्याल में यहां से बचेगा माइनस 10x प्लस 16y और इज इक्वल्स टू में मेरे ख्याल में 160 रहेगा, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ। हालांकि ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, तो 10 और माइनस ही, दूसरे वाला क्या आ जाएगा बताओ, 10 और मेरे ख्याल में 16 सॉरी माइनस 10 और 16 इनटू वर्टिकल मैट्रिक्स एक्स वाई और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मेरे ख्याल में 80 और 160। ये हो गया आपका वो इक्वेशन फॉर्म मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करके। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, मैं तो ऑरली बता सकता हूँ, ठीक है ना। 2/2 का है तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, डायगोनल पे एलिमेंट्स एक्सचेंज, नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, और बाकी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो तो आगे आपका इनवर्स, और इनवर्स निकालो ये वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालो। मैं बोलूंगा इनवर्स निकालना ही आसान, वो निकाल लेना, चलेगा। फिर अगला देखो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये वही जो बच्चा लोग फेल हो जाता है उनके पेपर में आया था, पढ़ो ध्यान से। बोलो क्या होगा, दोनों राइट है कि एक रॉन्ग है इसमें से, आर फॉल्स है मेरे ख्याल में। आपको याद होगा कि माइनर निकालने के लिए क्या करना होता था कि जो एलिमेंट है उसका रो और कॉलम, एलिमेंट का नाम क्या बोल रहा है, ए आई जे, और बोल रहा है कि जेथ रो को डिलीट करो और आईएथ कॉलम को डिलीट करो। ये तो गलत बात है ना, एलिमेंट का नाम अगर ए आई जे है तो आईएथ रो और जेथ कॉलम डिलीट होना चाहिए। तो ये फॉल्स, ये फॉल्स होती है, ऑप्शन सी हो जाता है शायद कि आई इज फॉल्स, ए इज ट्रू। ये भी एक क्वेश्चन आया था, नीचे वाला तो ठीक ही है, इनवर्स ढूंढना है इसका। इस वाले में क्या है कि ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है, और इनफैक्ट आपकी किताब का एक सवाल भी है जो इसके हेल्प से सॉल्व होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 1 1 x y z
और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ोगे तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज का। इसका आंसर आ जाता है आपके लास्ट में जाके एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अब डिलीटेड है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी जब मान लो कि हम लोग एकदम लास्ट लेग में रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा ये कैसे आता है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। अभी के लिए लेकिन प्रॉपर्टीज में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर अगर हो सके तो आप याद रखना, ये आपके सीयूटी वगैरह में काम आ सकता है। ठीक है, कि ये डिटरमिनेंट ब्रेक डाउन करके कैसा दिखेगा हमको, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको देखो, ये भी वही बर्थडे वाला क्वेश्चन जैसा है। चलेगा, लेंथ को एक बार एक्स मान लो और ब्रेथ को आप एक बार वाई मान लो, तो जमीन का टोटल एरिया कितना हो जाना चाहिए, एक्स वाई। फिर आप देखोगे कि कुछ बोला हुआ आपको कि शी टोल्ड द लेंथ इज डिक्रीज बाय 50, एक्स माइनस 50, तो फिर क्या, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50, तो वाई प्लस 50। एक्सप्लोर करने से आपका इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा क्या बोला है बताओ, लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू बोलो एक्स माइनस 10 इंटू क्या, ब्रेथ है डिक्रीज बाय 20, तो वाई माइनस। ठीक है, और इसमें रुको थोड़ा गड़बड़, इसमें कुछ बोला हुआ है अलग से कि एरिया विल, पिछले वाले में तो एरिया ऑल्टर नहीं हो रहा था, इसमें एरिया विल बी डिक्रीज बाय 20, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स वाई माइनस 5300। चलेगा, फिर से सॉल्व करने से इक्वेशन वगैरह आ जाएगा, आप आराम से डील कर। आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि assuming x मीटर एंड y मीटर is length and breadth for the plot respectively, write down the system of linear equation in x and y। आसान सा ही था, हो गया। तो इसको एक्सप्लोर करोगे, इसको एक्सप्लोर करोगे, दोनों इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है कि राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन वन इन द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। वो भी आसान है, दिखा दिया था बर्थडे वाले में कैसे करना है। डिटरमाइन a इनवर्स, ऑब्वियसली बहुत इजी है ये वाला। और फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो एरिया ऑफ द प्लॉट अगर निकालना है तो सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, और इनटू करने के बाद जो आएगा वो आपका एरिया हो। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है, बस आपको ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें ये p दिया हुआ सीधा सीधा आपको, और निकालने बोला है p माइनस क्यू, और दे दिया है q का ट्रांसपोज। तो q ट्रांसपोज से फिर से ट्रांसपोज करके क्या निकाल लोगे आप, q, और q निकल गया तो p माइनस क्यू आ जाएगा आराम से। चलेगा, ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का नोमेनक्लेचर जो है वो बुक्स वगैरह में थोड़ा कम ही यूज होता है, अप्लाइड मैथ्स में इन इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एजर्शन ए का मतलब ए आई जे, पूरा मैट्रिक्स नहीं बनाया, बस ए आई जे बोल के छोड़ दिए। फिर बोल रहा है कि आई इक्वल्स टू जे जब होगा तो वैल्यू को कितना लेना है, एम, और जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा तो वैल्यू को कितना लेना है, जीरो। इसमें बस एक चीज था कि इनको ना थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट अच्छा तब होता जब ये बोल देते कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल्स टू ए एंड देन। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं ए को अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स मानूं और इस वाले रूल को अगर मैं ढंग से फॉलो करूं, तो ए का वैल्यू क्या होगा, गेस करो। 2x2 में इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए आई इक्वल्स टू जे होता, तो यहाँ पर एम आएगा, यहाँ पर भी एम आएगा। और इसको और इसके लिए क्या होता है, आई नॉट इक्वल्स टू जे होता, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अगर 3x3 का मैट्रिक्स बनाऊं इस वाले रूल को फॉलो करके, तो वो देखने में कैसा होगा बताओ, m0 0 0 m0 और 0 0 m। फिर अगले पार्ट में बोल रहे देखो कि वेयर m इज अ स्केलर एंड इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू। तो स्केलर तो हाँ भाई ये है, क्योंकि स्केलर के लिए हमको डायगोनल का एलिमेंट सारा का सारा सेम चाहिए होता था, वो है इसमें, बाकी जीरो चाहिए होता तो वो भी है इसमें। और m को यदि मैं 1 मान लूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला बात भी ठीक है। फिर रीजन में बोल रहे कि देखो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, ये तो गलत बात है, और ये गलत हो गया तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं। हालांकि फिर भी आपको नोमेनक्लेचर को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट इसको देखो, ये शायद हम क्लास में कर चुके हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है, बी का दिया आपको, और बोला कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी होगा, इस सिचुएशन में आप अल्फा बताओ। चलेगा, बढ़ो आगे। नेक्स्ट है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको आराम से पढ़ो। देखो, ये आइडिया भी बहुत पॉपुलर है, और आप बिल्कुल अपने हाफ ईयरली में या मान लो कि प्री बोर्ड्स वगैरह में इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बेसिक्स बस पता होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि एक उल्लू था जो किसी पॉइंट 0, के पे बैठा हुआ था।
फिर ये बोल रहा है कि उसके बाद में उल्लू उड़ना स्टार्ट कर दी। पहले उल्लू बैठा हुआ था, फिर वो उड़ रहा है। अलोंग द पाथ हुज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये सब आपके लिए इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, वेयर ए बिलोंग्स टू दिस दिस, ये भी आपके लिए फालतू। फिर ये बोल रहा है कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपका, और बोला है कि वो यहां से और यहां से पास करेगा। तो पास करने का मतलब है जहां जहां से पास करेगा वो सारा पॉइंट आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये तो हम क्लास 10 से करते हुए आ रहे हैं कि जिस जिस पॉइंट से मेरा इक्वेशन पास करेगा वो सारा पॉइंट मेरे इक्वेशन को क्या करेगा। अब उल्लू आया बैठा फिर वो उड़ गया और वो कहां गया नहीं गया, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन है एंड दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ऑल दीस 3 पॉइंट्स, ऐसा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा। अच्छा, एक और चीज रिकॉल करो आप कि इस फॉर्मेट में अगर कुछ लिखूं तो इसमें कौन एक्स होता है कौन वाई होता है। फर्स्ट वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो यदि मैं इसको इसमें बिठाऊं ना तो पता है क्या मिलेगा आपको। 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c। बस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा, c का c हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा आप बताओ। 1 इज इक्वल्स टू आई थिंक 4a प्लस 2b प्लस c। देखो आया समझ, चलेगा। यदि चलेगा तो ये थर्ड वाला बताओ, फिर मानूंगा कि चलेगा। 5 की 4, 4 ना 5। ठीक है, बढ़िया, कॉन्फिडेंस है। आगे 16a और बोलो, 4b और बोलो, बाकी आपको सॉल्व करना है। चलेगा। आगे आपका 3 इक्वेशन, तो ये 3 इक्वेशन आ गया आपका। ये 3 इक्वेशन आने के बाद में बोल दिया है कि क्रेमर्स रूल ही लगाना है, तो क्रेमर्स रूल से इसको सॉल्व कर। सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। फिर ऐसी रैंडम सपोज, मुझे पता नहीं कि आंसर क्या होगा, रैंडमली अगर मैं मान लूं कि इसका आंसर 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ। ये 1 2 3 इसमें डालने के बाद आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सही कह रहा हूं। फिर जो उल्लू है वो पहले कहां बैठा हुआ था, 0, तो ये 0, आई कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन। इस बार क्या करूंगा, y की जगह शायद k और x की जगह 0, तो ये वैनिश k इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो उस तरीके से आपका कुछ ना कुछ एबीसी आएगा और फिर आपको जो एक्चुअली सी होगा वही के होगा। ठीक है, तो के आपको मिल जाएगा। देखो आया समझ के नहीं आया, रिपीट करूंगी हो जाएगा। नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, बस तो ये बात समझना है कि ये सारा पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। चलें आगे, इसको देखो, ये भी वैसा ही है। यहाँ देखो, ये दोनों क्वेश्चन साथ में आया था और में था ये लोग, ठीक है ना। मतलब ये तो इसको कर लो 33 का ए और डाल के फिर ये वाला ऑप्शन। अब इसमें क्या है देखो, इसमें वापस से सेम ही सिचुएशन है कि ये इक्वेशन है आपका एंड दिस इज सपोज टू बी सेटिस्फाइड बाय दिस इंफॉर्मेशन कि 10 सेकंड के बाद में रॉकेट उड़ उड़ के कितना ऊंचा चला जाएगा, 16 मीटर। 20 सेकंड के बाद में कितना ऊंचा, 22। और 30 सेकंड के बाद में कितना ऊंचा, 25। अब इस सेकंड जो है वो ऑब्वियसली किसका इंफॉर्मेशन, टाइम का। ठीक है, फिर क्लास 9 तक तो थोड़ा बहुत साइंस हमने पढ़ा ही है ना। एस इक्वल्स टू क्या था बताओ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने। इसमें इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता था, डिस्टेंस। ये याद होगा मेरे ख्याल में। तो एस वाला, एस टी वाला जो पार्ट है ना वो आपका डिस्टेंस होगा और टी वाला पार्ट आपका टाइम होगा। तो जब आप ये वाला इंफॉर्मेशन फीड करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आप बताइए, कि रॉकेट आपका उड़ा और उड़ के 16 मीटर गया, 16 मीटर, या 16 इज इक्वल्स क्या बोलूं, 100 ए और बोलो 10 बी प्लस सी। दूसरे इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन 22 इज इक्वल्स टू 20 सेकंड का बात हो तो कितना हो जाएगा, 400 ए और बोलो 20 बी और बोलो सी। तो थर्ड वाले का बोलो 25 मीटर इज इक्वल्स टू 900 ए प्लस 30 बी प्लस। फिर यहां से इसको सॉल्व करना है बस। और सॉल्व करते समय जैसे पिछले बार क्या था कि बोला कि क्रेमर्स रूल लगा, इस बार बोला है कि राइट डाउन द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एबीसी हो गया हमारा, एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मार्टिन्स रूल, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और इसमें एक्स वाई जेड की जगह पर आ गया है एबीसी। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बता सकते हो, इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लो। तो 931, 110 1 और 420 और 1 चलेगा। वेरिएबल मैट्रिक्स कॉलम वाइज एबीसी और कांस्टेंट मैट्रिक्स 25 16 और 22 चलेगा मेरे ख्याल।
चलो आज के लिए इतना ही।